हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं थर्ड चैप्टर यहाँ पर चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता हम पढ़ रहे थे, जहां पर क्लासिफिकेशन से आप लोगों ने शुरू किया था। अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा दी गई क्लासिफिकेशन को हमने यहाँ पर समझा था। साथ ही आप लोगों ने फिर क्या किया था, बहुत सारे यहाँ पर वर्गीकरणों को पढ़ने के बाद मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो हमारी है आधुनिक आवर्त सारणी, उसके आधार पर तत्वों को वर्गीकृत करके फिर हमने वहां पर वर्गों की, आवर्तों की बात की थी। और अब हम गुणों की बात कर रहे थे, जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, जिसमें कि लास्ट सेशन में आपने परमाणु की त्रिज्या, परमाणु के आकार के बारे में बात किया, जिसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है वो हमने देखा था। ठीक है ना। आज के सेशन में हम लोग आयनिक त्रिज्या के बारे में बात करेंगे, जो कि एक और प्रॉपर्टी है। आयनिक रेडियाई क्या होता है, ठीक है ना। आयनिक रेडियाई को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार आयन के बारे में पढ़ लेते हैं। आयन क्या होते हैं? देखो, हम बात किसकी कर रहे थे? हम तत्व की बात कर रहे थे। तत्व के अंदर किसकी बात कर रहे थे? परमाणु की बात कर रहे थे। कोई भी आपका परमाणु होता है, उसकी आपने एक संरचना बनाई कि परमाणु का नाभिक है, और नाभिक में आपका, नाभिक में हम प्लस दिखा रहे हैं क्योंकि वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिसमें से कि चार्ज सिर्फ प्रोटॉन पर है, इसलिए हम नाभिक को पॉजिटिवली चार्ज बोल रहे हैं। साथ ही यहाँ पर कोश है बाहर, जिनमें आपका क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है ना। इस प्रकार का आपका कोई परमाणु है सपोज, तो यहाँ पर है क्या, प्रोटॉन है, और कोशों में आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये परमाणु की कुछ संरचना है इस प्रकार की। जहां पर आपने क्या बोला, जहां पर आपने बोला कि पॉजिटिव पार्ट और जो निगेटिव पार्ट है वो मात्रा में बराबर है, क्योंकि यानी प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, तो इसलिए आपका परमाणु कैसा है, उदासीन है। वो विद्युत रूप से उदासीन है, उस पर किसी भी प्रकार का चार्ज वहां पर नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, उदासीन अवस्था में आप लिख सकते हैं। उदासीन अवस्था में क्या होता है, किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये आपका क्या हो गया। ठीक है, अब होता क्या है, आप किसी भी परमाणु में बोलते हैं कि उसको अपना अष्टक प्राप्त करना होता है, तो उसके लिए वो क्या करता है, बंध बनाता है। ठीक है, बंध अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे आपने 10th क्लास में कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में बात की थी, कि जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जो परमाणु है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं, और साझेदारी करके बंध का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, और कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, और इस प्रकार से आपके बंध बनते हैं। यानी कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की लेन, एक परमाणु ने सपोज इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने उसको ग्रहण किया, तो इस कारण से भी उन दोनों के बीच में क्या बन रहे हैं, बंध बन रहे हैं। तो इस केस में जब परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है या फिर परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तब हो क्या रहा है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है आपका, सोडियम और क्लोरीन, दो हम परमाणु ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लिए हमने, दो तत्वों के परमाणु ले लिए, एक हमने सोडियम का परमाणु ले लिया, एक हमने क्लोरीन का परमाणु ले लिया। ठीक है, सोडियम का जहां पर Z यानी परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो उदासीन अवस्था में आप बोल सकते हैं P+ का मतलब क्या है, प्रोटोनों की संख्या। ठीक है, इक्वल है किसके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, या आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटोनों की संख्या के, और जो कि इक्वल है कितनी, 11।
ठीक है, 11 यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो वो 11 इलेक्ट्रॉन आप उसके परमाणु में दिखा देंगे। किस प्रकार से? ये नाभिक हो गया, पहली कोश में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, किस फॉर्मूले से निकालते हैं आप लोग? 2n² के फॉर्मूले से आप लोग निकालते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो कोश में जाएंगे। ठीक है ना, 2n² का फॉर्मूला, पहली कोश k वाली कोश के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू n, पहली कोश है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको आप क्या कहते हैं, जो आपका n बराबर 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2। यानी कि पहली कोश में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ डाल दिए। अब कितने बचे? 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब बच गए 9 इलेक्ट्रॉन। अभी सेकेंड वाली कोश जो कौन सी है आपकी? L वाली है। तो L के लिए फिर से 2n² का फॉर्मूला लगाएंगे, तो n की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका 8। यानी जो दूसरी कोश है उसमें आपके मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया आपका, 2 इलेक्ट्रॉन ये थे, 8 से 10 हो गए टोटल। यहाँ कितने हैं? 11 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो आप m वाली कोश में डाल देंगे। और 2n² से आप ये भी निकाल सकते हैं कि m वाली कोश में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस प्रकार जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं या कोशों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरा गया है उसकी बात कर रहे हो, तो क्या है? k l m, k में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, l में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, m में आपका 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ये किसके लिए है? ये सोडियम के परमाणु के लिए, इसके लिए। तो अभी तो ये हमने क्या बनाया? अभी हमने परमाणु की बात की है कि परमाणु किस प्रकार से दिख रहा है आपको सोडियम का। अभी बात करते हैं क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन में क्या है आपका? इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बताओ? GIC पुभाऊ, माइक ले लो जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैम काजल। काजल। काजल बैठ के आंसर करेंगे, ठीक है? हाँ, मैंने आपको प्रश्न क्या पूछा? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है? मैम 17। 17 है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी इसमें बताओ? मैम 17। 17 होगी। ठीक है ना, देखो सिंपल सी बात है, जब हमने प्रोटॉनों की, जब हमने परमाणु क्रमांक बोला है ना, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक 17 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 17। ओके, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है इसमें उदासीन अवस्था में? वो भी आपकी 17। ठीक है, अब हम इसमें 2n² के फॉर्मूले से बताएंगे कि अगर हम परमाणु की बात करते हैं, ये परमाणु का नाभिक हो गया जो धनावेशित है, इसकी पहली कोश आ गई, और ये हम पहले ही यहाँ निकाल चुके हैं कि k वाली कोश में प्रत्येक के लिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ओके, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिए। अब कितने बचे? 17 में से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके, अब बचे आपके 15 इलेक्ट्रॉन। उनमें से आपने कहा कि L वाली में आपके मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये 8 आ गए। ठीक है, बचे हुए 7 जिनको आप M वाली कोश में लिख देंगे। ठीक है, 2n² के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं M में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं। यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है, वो हम लगा रहे हैं। तो अब इसकी भी 3 ही कोश है, कौन कौन सी? K L M, जहां पर K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में आपके 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका सोडियम का परमाणु हो गया, ये आपका क्लोरीन का परमाणु हो गया। अब दोनों को क्या करना होता है? अपने निकटवर्ती जो अक्रिय गैस है, उनके नोबेल गैस है, उसके समान विन्यास प्राप्त करना होता है। अष्टक नियम क्या कहता है कि उनको अपना अष्टक कंप्लीट करना होता है, यानी कि बाह्यतम कोश में सिंपल सी बात की जाए तो जो सबसे बाहर वाली कोश है उसमें उनको 8 इलेक्ट्रॉन करना।
तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका अष्टक कंप्लीट हो सकता है। लेकिन किसी भी परमाणु के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या होगा, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है आपकी 11 है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोशों में कितनी है 11 है। लेकिन अगर वो 7 और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगी। लेकिन नाभिक में प्रोटॉन अभी भी 11 ही है, तो वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को बियर नहीं कर पाएंगे, तो इस प्रकार से आपका परमाणु नहीं और स्थायी रूप से रह पाएगा। तो आप क्या कहते हैं कि उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है, किसके लिए, सोडियम के लिए, कि वो 7 और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अष्टक प्राप्त कर सके। तो उस केस में वो क्या करेगा, वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का दान करेगा और तब अष्टक प्राप्त करेगा। तब क्या होगा, ये वाली कोश समाप्त हो जाएगी M वाली, और बाह्यतम कोश कौन सी हो जाएगी, L वाली हो जाएगी, जिसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। समझ रहे हैं क्या बोला मैंने? जीआईसी पुभाव, काजल, नेहा, किरण, समझ आ रहा है आपको? हैंड रेज करिए समझ आ रहा है तो। क्या कहा मैंने कि यहाँ पर, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन है और वो 11 इलेक्ट्रॉनों में से क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का दान किया जाएगा, जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है वही निकलता है, और उसके बाद ये अष्टक को ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो अब सोडियम ने किया क्या, देखिए सोडियम ने क्या किया, हमने बोला उसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन था बाह्यतम कोश में, उसने उसको बाहर निकाल दिया। तो अब उसके पास कितने रह गए बाह्यतम कोश में, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब K और L 2 ही कोश हैं, K में 2 हैं और L में आपके 8 है। तो इस प्रकार से उसने अष्टक प्राप्त कर लिया अपना, ठीक है। अब वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसका, वो क्या हुआ, अब क्लोरीन की बात करते हैं। यहाँ पर क्लोरीन में बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसको 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जितना कि पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इस 7 को क्या बना देगा, 8 बना देगा, यानी अष्टक प्राप्त कर लेगा। यानी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, वो 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है इससे, जिसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। ये सोडियम का परमाणु है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला और किसको दिया, यहां क्लोरीन को दिया, ठीक है ना। तो क्लोरीन में पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कोश में कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। और 8वां इलेक्ट्रॉन कहां से आया, 8वां इलेक्ट्रॉन आया आपका यहां से, सोडियम से, ठीक है। यानी कि यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां गया, 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो इस प्रकार से अब हुआ क्या, देखिए उदासीन परमाणु में आपने बोला था इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, यानी 11 है, यही बोला सोडियम में। क्लोरीन में भी आपने बोला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, जो कि 17 है। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या, उदासीन अवस्था में जो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर थी, वो इस केस में जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, तो अब आपका क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या तो अभी भी 11 है, वो नाभिक में है, उनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब कितनी रह गई, 10 रह गई, ठीक है। और इस केस में क्या हुआ, जब हम क्लोरीन का केस ले रहे हैं, यहाँ K L M 3 कोश हैं, 2 8 8 का यहाँ पर विन्यास हो गया है। अब तो अब क्या हुआ, यहाँ पर जो प्रोटॉनों की संख्या है वो अभी भी 17 ही है, जो कि पहले थी, परमाणु क्रमांक वही है, प्रोटॉनों की संख्या वही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, पहले 17 थी, अब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो 18 इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई है। तो इस प्रकार से दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। देखो यहाँ पर प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, यहाँ पर प्रोटॉन 17 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 18 है। तो यही आप दिखाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर या एक प्रोटॉन यहाँ पर अधिक है, प्रोटॉन यानी कि धनावेश, तो वहां पर वो आप किसके ऊपर लगा देते हैं, Na के ऊपर दिखा देते हैं, Na पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां आपका जो क्लोरीन है
वो उसमें परमाणु वे जो प्रोटॉनों की संख्या थी वो 17 थी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 थी, लेकिन जब उसने एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो अब क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो गई है। और कितनी वृद्धि हुई है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, और एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक ऋणावेश, और वो ऋणावेश आप कहाँ दिखा देते हैं, Cl माइनस के रूप में। ठीक है, तो ये क्या बन गए हैं, ये पहले आपके पास सोडियम का परमाणु था, क्लोरीन का परमाणु था, और अब ये आपके पास सोडियम का आयन और यहाँ पर क्लोराइड आयन बन गया है। समझ गए, तो परमाणु और आयन कुछ नहीं है, सेम है दोनों, बस जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान करता है या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का दान किया तो उसके ऊपर क्या आ गया, धनावेश आ गया, जितने इलेक्ट्रॉनों का दान किया है उतना धनावेश आया, तो क्या बना लिया, धनायन बना लिया। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी कि उसके ऋणावेश में वृद्धि हो रही है, तो जितने इलेक्ट्रॉनों को वो ग्रहण करेगा उतना ऋणावेश उसके ऊपर आ जाता है और वो क्या बना लेता है, ऋण आयन बना लेता है। तो आयन क्या है, जब कोई परमाणु के ऊपर क्या हो जाता है, आवेश विकसित हो जाता है या आवेश आ जाता है, तो उसको आयन कहा जाता है। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन और दूसरा ऋण। ठीक है, बोलो समझ में आया इतना, हैंड रेस करिए जल्दी से अगर समझ आया तो। चलिए जल्दी से इसे बना लेंगे, फिर हम परमाणु, फिर हम आयन के बारे में बात करेंगे कि आयन आपका है क्या। चलिए, अब आयन है क्या, जिस आयन की आप बात कर रहे हैं वो आयन है क्या। ऐसे लिखेंगे, आवेशित परमाणु को आयन कहा जाता है। ठीक है, आवेशित परमाणु को आयन कहा जाता है, यानी जब भी परमाणु पर आवेश आएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसको आपका क्या कहा जाएगा, आयन कहा जाएगा। ठीक है, आयन दो प्रकार के होते हैं, देखिए बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, आयन आपका 9th क्लास का टॉपिक है, फिर 10th में आपने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, तो वो वहां से लेकर हम चल रहे हैं इसको। आयन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कि एक आएगा आपका धनायन और दूसरा आपका क्या आएगा, ऋणायन। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी निगेटिव चार्ज को निकाल रहा है बाहर, निगेटिव आप क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, यानी निगेटिव चार्ज निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो क्या होगा, धनायन बनेगा। ओके, दूसरा, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ऋणायन बनता है। ठीक है, धनायन में जैसे उदाहरण में आप लिख लेंगे, सोडियम का, पोटेशियम का, और यहाँ आपने क्या कहा, क्लोरीन का है, फ्लोरीन का है, ऑक्सीजन का है। टू निगेटिव, टू निगेटिव का मतलब क्या है, इसने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे ऑक्सीजन में। ओके, चलिए पुभाव माइक ले लो जल्दी से। हेलो।
यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? मैम किरण। किरण। किरण, आयन समझ में आ गया आपको? आयन क्या होते हैं? यस मैम। कितने प्रकार के बताया है? मैम 2 प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होते हैं। धनायन क्या होता है और ऋणायन क्या होता है? केटायन, एनायन भी आप इन्हें कहते हैं इंग्लिश में। मैम एक में तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन जिसमें हम डोनेट करते हैं वो तो हमारे एनायन होते हैं, और जिसमें मतलब वो जो एक्सेप्ट करता है वो कैटायन होते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। धनायन क्या होता है? पॉजिटिव कब हो रहा है आपका एटम? मैम जब लॉस हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है। और जब भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तब क्या हो रहा है? उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप तब हो रहा है ना। यस मैम। वेरी गुड किरण, सिट डाउन बच्चे। तो इस प्रकार से आयन, और ये सब कब हो रहा है? परमाणु अपने आप में ये सब नहीं कर रहा है, जब वो आयनिक यौगिकों का निर्माण कर रहा है तब ये सब हो रहा है। यानी कि जो हमने यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन की बात की कि वो अपने आयन उनके ऊपर चार्ज आ रहा है, तो कब हो रहा है ये? जब वो दोनों आपस में दोस्ती कर रहे हैं, यानी कि बंध बना रहे हैं। और किस प्रकार के बंध बना रहे हैं? आपके आयनिक बंध बन रहे हैं, जिनको आप आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, और क्या बनेंगे? आयनिक यौगिक बनेंगे उसके फलस्वरूप, यानी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं आयनिक रेडियाई की। तो आयनिक रेडियाई क्या होगा? जो हम वो आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं ना, उस आयनिक कंपाउंड में क्या है? जैसे हमने NaCl की बात की, तो NaCl में Na पॉजिटिव भी है और Cl नेगेटिव भी है, ठीक है। तो यानी कि धनायन भी है और ऋणायन भी है। आयनिक त्रिज्या बताएगी आपको कि ये जो धनायन और ऋणायन है, इन दोनों के नाभिकों की जो बीच की दूरी है उसका आधा कर लेंगे तो उसको आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आयनिक रेडियाई कहेंगे। समझ रहे हैं? किसी भी आयनिक कंपाउंड में जो धनायन और ऋणायन है, उन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा कर लोगे तो वो आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। ओके, तो इस प्रकार से आप आयनिक रेडियाई को पढ़ते हैं। आयनिक रेडियाई यानी आयनिक त्रिज्या जिसे आप कह रहे हो, द आयंस फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूट्रल एटम आर नोन एज केटायन और पॉजिटिव। ठीक है, केटायन और पॉजिटिव आयन आपका कब बन रहा है? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ओके, एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स एडेड टू द न्यूट्रल एटम फॉर्म एन आयन और नेगेटिव आयन। और जब क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाएगा वहां पर, या इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी न्यूट्रल एटम में, तो वो क्या बनाता है? वो एनायन बनाता है। क्लियर? केटायन जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, एनायन जब इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। ओके, द इफेक्टिव डिस्टेंस from the center of the nucleus of the ion up to which is exert its influence on the electron cloud is known as the ionic radii. Okay, so the ionic radii change in the same trends as atomic radii. जैसे आपका परमाणु त्रिज्या बदल रही थी ना, कैसे बदल रही थी? आवर्त में जाने पर आपने क्या बोला? छोटा हो रहा है, और परमाणु का आकार, और आप क्या कह रहे थे? वर्ग में नीचे की ओर चलने पर बढ़ रहा था। ठीक है, सो उसी तरह से आयनिक जो आपकी रेडियाई है वो भी चेंज होगी। इट डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या हो रहा है यहाँ पर भी? आवर्त में चलने पर आपका आयनिक त्रिज्या में क्या हो रही है? कमी आ रही है, आयनिक त्रिज्या छोटी हो रही है। और वहीं पर जब आप डाउन द ग्रुप चलते हैं, वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं, तो आपकी जो आयनिक त्रिज्या है वो इंक्रीज हो रही है। साइज ऑफ केटायन एंड एनायन ऑफ एनी न्यूट्रल एटम एज केटायन, और जो है वो क्या होगा? छोटा होगा आपका न्यूट्रल एटम से, और एनायन क्या होगा? इन दोनों से बड़ा। समझ रहे हैं कैसे? जैसे आपने क्या बोला, देखो सिंपल सी बात है, क्या कहा गया यहाँ पर? सोडियम का ये परमाणु, ठीक है, इसमें 3 कोश है आपके, 3 कोश हो रहे हैं। जब इसने केटायन फॉर्म किया, जब इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो उस केस में ये वाली कोश समाप्त हो गई आपकी। ठीक है, जब ये वाली कोश समाप्त हुई तो इसके परमाणु का जो इसका आयन बनेगा Na पॉजिटिव, वो छोटा हो गया आकार में, क्योंकि बाहर वाली कोश समाप्त हो गई। इस वाले केस में क्या हुआ आपका? तो यानी जो केटायन बना रहे हैं वो बेसिकली क्या है? आकार में आपके छोटे हैं,
उदासीन परमाणुओं से, और उदासीन परमाणुओं से बड़ा होगा आपका एनायन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपके 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 ही प्रोटॉन थे, लेकिन इस केस में आपके इलेक्ट्रॉन 18 हो गए हैं और पॉजिटिव चार्ज आपका 17 ही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो थोड़ा कम होगा, जिससे परमाणु का आकार बढ़ जाएगा। तो यही कहा गया यहाँ पर कि सबसे छोटा जो होता है वो किसका आकार होता है, केटायन का होता है, उससे बड़ा किसका होगा, जो उदासीन परमाणु है कोई भी उसका, और उससे बड़ा किसका होगा, एनायन का होगा। ठीक है, तो आयनिक त्रिज्या भी इसी प्रकार से आपकी बदली। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। आयनिक क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के बीच की दूरी के आधार पर आयनिक त्रिज्या का निर्धारण किया जाता है। आवर्त में दाईं ओर चलने पर आयनिक त्रिज्या घटती है वर्ग में नीचे की ओर चलने पर आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। ओके, धनायन का आकार या उसकी जो आयनिक त्रिज्या है वो जनक परमाणु, जिसको आप उदासीन परमाणु भी कह रहे हैं, से कम होता है, जबकि ऋणायन का अधिक होता है। ठीक है, तो क्या पैटर्न था आपका, धनायन की आयनिक त्रिज्या सबसे कम होगी, उससे अधिक होगी जनक परमाणु या उदासीन परमाणु जो आपका है। ठीक है, जनक परमाणु को ब्रैकेट में उदासीन परमाणु भी लिख लेंगे, और सबसे अधिक होगा किसका, ऋणायन का। चलिए चलिए, तो आज के सेशन में हमने आयनिक त्रिज्या एक और नई प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर बात की, जहां पर हमने सबसे पहले आयन को समझा, आयन क्या होता है, आयनिक बॉन्डिंग किस प्रकार से हो रही है, कितने प्रकार के आयन हैं,
तो आज के सेशन में जितना भी पढ़ाया गया वो उम्मीद करती हूँ कि वो सारा आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में जीआईसी पुभाओं से नेहा, काजल और किरण ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, जैसा वो हमेशा करते हैं, अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है। जीआईसी मावाधार के बच्चों ने भी अच्छे से रिस्पॉन्स किया। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम कुछ और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे, जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपकी, आयन एंथैल्पी, इसको आप घर से पढ़कर आएंगे एक बार, और फिर हम इसको आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।